नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट में मलेरिया कार्यक्रमों और अनुसंधान में निवेश के साथ साथ सभी हस्तक्षेप क्षेत्रों में प्रगति जैसे रोकथाम, निदान, उपचार और आवेक्षण यानी सर्विलांस की निगरानी की गई है। मलेरिया रोग परजीवी की वजह से होता है जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में प्रसारित होता है। मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी 5 मलेरिया परजीवी प्रजातियों में से 2 प्रजातियां प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे अधिक खतरा उत्पन्न करती है। आइए अब रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों को जानते हैं। वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामले प्रति 1000 जनसंख्या पर वर्ष 2000 के 80 से घटकर वर्ष 2019 में 57 रह गए थे। WHO के अनुसार अफ्रीकी क्षेत्र में लगभग 94% मामलों को दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसने वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की है। आइए अब मलेरिया उन्मूलन के लिए किए गए उपायों को भी जानते हैं। WHO ने भारत सहित मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित 11 देशों में हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल आरंभ की थी। मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 2030 आरंभ की गई है। इसका लक्ष्य मलेरिया के मामलों की घटनाओं और मृत्यु दर में वर्ष 2015 की आधार रेखा से 2020 तक 40%, वर्ष 2025 तक 75% और वर्ष 2030 तक 90% की कमी करना शामिल है। भारत में वर्ष 2016 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा और वर्ष 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को प्रारंभ किया गया था। अगली खबर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और पुलिस स्टेशनों में CCTV होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में यातना को रोकने के उद्देश्य से अपने वर्ष 2018 के निर्देश के दायरे का विस्तार करते हुए कहा है कि न केवल पुलिस स्टेशनों बल्कि गिरफ्तार करने और पूछताछ करने की शक्ति रखने वाली सभी अन्य एजेंसियों को अपने परिसर में CCTV एवं रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकार हनन की रोकथाम के लिए पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था। आइए अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए अवलोकन को जानते हैं। जांच एजेंसियों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को उनसे पूछताछ की CCTV फुटेज की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा पीड़ितों को राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने या पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य प्राधिकारी से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक केंद्रीय निरीक्षण निकाय की स्थापना करने के लिए कहा है जो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपराध के दृश्यों की वीडियोग्राफी की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देगा। इसके साथ ही ये निकाय सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और जिला स्तरीय निरीक्षण समितियों की स्थापना के लिए भी आदेश दिया है। भारत ने अभी तक न तो यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की अभिपुष्टि की है और न ही यातना के विरुद्ध एक राष्ट्रीय कानून का निर्माण ही किया है। अगली खबर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना से संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में अब तक हुई प्रगति का विवरण जारी किया गया। DDU-GKY के तहत प्रशिक्षित 10,78,000 ग्रामीण युवाओं में से 58% से अधिक को प्लेसमेंट प्राप्त हुआ है। केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में 50% से अधिक प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट मिला है। अब इसके बाद मार्च 2022 तक 28,82,677 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने और उनका प्लेसमेंट सुनिश्चित करने का समग्र लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइए अब जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के बारे में। DDU-GKY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक प्लेसमेंट संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में आरंभ किया गया था। इसे ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में विविधता लाने और निर्धन परिवारों के ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्य के साथ क्रियान्वित किया गया है। इस योजना में सामाजिक रूप से वंचित समूहों SC और ST 50%, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए एक अनिवार्य समावेशन किया गया है।
भारत में कौशल विकास की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 ने वर्ष 2022 तक 24 प्रमुख क्षेत्रों में 109.73 मिलियन के कौशल अंतराल की पहचान की है। फिक्की के अध्ययन में ये बताया गया है कि वर्ष 2020 तक विश्व स्तर पर 47 मिलियन से अधिक कुशल श्रमिकों की कमी हो जाएगी। भारत ने अब तक लगभग 487 मिलियन लोगों के कुल कार्यबल में से केवल 4.69% को औपचारिक रूप से प्रशिक्षित किया है। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2021 तक समर्पित माल भाड़ा गलियारा परियोजनाओं के 40% मार्ग को पूर्ण कर लिया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में पारगमन करने वाले 6 माल भाड़ा गलियारों का निर्माण शामिल है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल, वस्तु और जींस परिवहन के लिए निर्मित किया गया एक रेल मार्ग है। इस परियोजना का उद्देश्य एक सुरक्षित और कुशल माल परिवहन प्रणाली प्रदान करना है। परियोजना को लागू करने के लिए एक समर्पित निकाय के रूप में केंद्र द्वारा वर्ष 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL की स्थापना की गई थी। माल भाड़ा गलियारा परियोजना देश की सबसे बड़ी रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। ये परियोजना 81,459 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित की जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लाभ। ये लॉजिस्टिक लागत को कम करेगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। वर्तमान में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 14% है, जो वैश्विक निर्धारित लॉजिस्टिक लागत से 30 से 40% तक ज्यादा है। भारत का लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत को GDP के 10% से नीचे लाना है। इसके अलावा ये औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। इसके जरिए पिछले वर्षों में निजी सड़क परिवहन द्वारा अधिग्रहित बाजार हिस्सेदारी को पुनर्प्राप्त करने में रेलवे की सहायता करना भी शामिल है। इसके जरिए माल ढुलाई को तीव्र गति प्रदान की जाएगी, जो कि मालगाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर गमन करने में सक्षम बनाएगा। वर्तमान में मालगाड़ियों की औसत गति 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे है। साथ ही विभिन्न टर्मिनलों और जंक्शनों पर भीड़ को कम करने में सहायता मिलेगी। इससे वायु प्रदूषण में भी कमी होगी। अगली खबर विश्व मौसम विज्ञान संगठन से। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए वैश्विक जलवायु संकेतकों का उपयोग किया गया है। वैश्विक जलवायु संकेतक यानी ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर्स GCI का उपयोग जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक क्षेत्र की निगरानी के लिए किया जाता है। इसमें वायुमंडल की संरचना, ऊर्जा परिवर्तन, भूमि, महासागर और हिम की प्रतिक्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वर्ष 2020 के विश्व स्तर पर 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक आधुनिक तापमान 1850 में रिकॉर्ड होना आरंभ हुआ था। रिपोर्ट में ये भी संकेत दिया गया है कि महासागर का अम्लीकरण बढ़ रहा है। महासागर वायुमंडल से मानव जनित CO2 के वार्षिक उत्सर्जन का लगभग 23% अवशोषित करते हैं। इससे पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता मिलती है। वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि जारी रही। WMO मौसम विज्ञान, परिचालनात्मक जल विज्ञान एवं संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है और भारत इसका सदस्य है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि चीन की सरकार ने जून में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ टकराव की योजना बनाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और कई चीनी सैनिक भी हताहत हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष का अनुमानित कारण भारत द्वारा LAC पर तैनात सैनिकों की सहायता के लिए सामरिक पहुंच मार्ग का निर्माण करना है। US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन का गठन वर्ष 2000 में US कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के राष्ट्रीय सुरक्षा पर निगरानी और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने पर रोड मैप तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इसका उद्देश्य एक ऐसा मजबूत प्रावधान करना है जिससे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के बावजूद मेधावी छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित न हो पाएं।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NITs आगामी शैक्षणिक वर्ष से मातृभाषा में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना आरंभ करेंगे। नगरपालिका बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। हाल ही में लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी किए गए नगरपालिका बॉन्ड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए थे। नगरपालिका बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए धन संग्रहण के लिए जारी किए जाते हैं। ये सेबी द्वारा विनियमित होते हैं। ऐसे बॉन्ड्स जारी करने के लिए नगरपालिकाओं को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से किसी में भी नकारात्मक निवल संपत्ति नहीं होनी चाहिए और पिछले 1 वर्ष में किसी भी ऋण को चुकाने में कोई देरी न हुई हो। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं में सुधार करने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि नकद लाभ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम एक समान प्रणाली के माध्यम से सही समय पर सही छात्र तक पहुंचे। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें पूर्व मैट्रिक, मैट्रिक के बाद और विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति शामिल हैं। ये योजनाएं केंद्र राज्य साझेदारी के माध्यम से संचालित होती हैं। इन योजनाओं से संबंधित कई मुद्दे हैं, जैसे राज्य या तो मंत्रालयों से निधि जारी करने के लिए समय पर मांग नहीं करते या अपना हिस्सा जारी करने के प्रति अनिच्छुक होते हैं। दोनों ही मामलों में छात्रवृत्ति समय पर मेधावी छात्रों तक नहीं पहुंच पाती है। परमाणु चुंबकीय अनुनाद NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान तकनीक है। इसका उपयोग आंकड़ों की शुद्धता का निर्धारण करके गुणवत्ता नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये एक नाभिकीय चक्रण की शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसकी प्रतिक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा। इससे किसी सामग्री की आणविक संरचना का विश्लेषण करने में सहूलियत मिलेगी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मापन के अनुप्रयोग के क्षेत्रों में जैव, खाद्य पदार्थ और रसायन विज्ञान के साथ साथ नए क्षेत्र जैसे बैटरी, फिल्म आदि शामिल है। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस CSC ने शहद में मिलावट को प्रकट करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया है। अपशिष्ट जल उपचार पुनर्चक्रण प्रणाली, इसे भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक कुशल विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण प्रणाली है। इसमें वॉश बेसिन और रसोई से निकलने वाले जल को तेल और ग्रीस को हटाने के बाद उपचारित और पुनर्चक्रित किया जाता है और टॉयलेट फ्लशिंग और बाग बगीचों जैसे गैर पेय उद्देश्यों के लिए पुनर्उपयोग किया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स IAIS, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी विनियामक, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी IFSCA ने हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशंस ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स की सदस्यता प्राप्त की है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर यानी IAIS वर्ष 1994 में स्थापित बीमा पर्यवेक्षकों का एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय है जो बीमा क्षेत्र के निरीक्षण के सिद्धांतों, मानकों और अन्य सहायक सामग्री के कार्यान्वयन में विकास एवं सहायता के लिए उत्तरदायी है। कर्नाटक अधिगम प्रबंधन प्रणाली, हाल ही में इसे कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। इसे 2 तरीकों से लागू किया गया है, जैसे अधिगम प्रबंधन प्रणाली आधारित डिजिटल लर्निंग और 2500 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाएं स्थापित करना। ये सरकारी प्रथम श्रेणी के महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज को शामिल करती है। यह डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और सकल नामांकन अनुपात में सुधार होगा। इससे छात्रों की सीखने और शिक्षकों की सिखाने की पद्धति पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।